नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 30 अक्टूबर 2021 को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम चरण के सभी 30 प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है जूट, चाय, रबड़, गन्ना, मतलब इसका कौन सा राज्य है। ठीक है, जूट कहाँ सबसे ज्यादा है, चाय कहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, उससे संबंधित राज्य हमें मिलाना है। ठीक है, तो अगर हम देखें जूट पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो अब हम लोग देखा जाए कि पहले का तीसरा कहीं मिल रहा है, तो मात्र एक विकल्प में मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए चाय कहाँ पे, चाय असम में। ठीक है, ठीक है, चाय असम में। रबड़ कहाँ पे, तो रबड़ केरल में। ठीक है, रबड़ केरल में। गन्ना उत्तर प्रदेश में, गन्ना के लिए तो उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध ही है। अब देखिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए हमसे कह रहे कि प्रश्नानुसार दी गए फसलों तथा उनके अग्रणी उत्पादक राज्यों का सही सुमेलन इस प्रकार है। फसल और राज्य, ठीक है, जूट अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में एकदम सही। ठीक है, चाय असम में। ठीक है, रबड़ रबड़ केरल में एकदम सही। गन्ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों पुनः सुनेंगे। हमसे फसल और उस राज्य से, किस राज्य से यह फसल संबंधित है, यह प्रश्न पूछा। तो हमें यह ज्ञात है कि जूट क्या है, जूट पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम चाय देखें तो असम की चाय फेमस है, आप जानते ही हैं। रबड़ केरल में, ये थोड़ा यूनिक है। ठीक है, केरल रबड़ के लिए फेमस है। क्या है, केरल रबड़ के लिए फेमस है। गन्ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गन्ना उत्तर प्रदेश में। तो विद्यार्थियों अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो हम जब देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, 324 अनुच्छेद 324, ठीक है, इसमें क्या है, भारत निर्वाचन आयोग है। अतः यह क्या होगा, संवैधानिक निकाय होगा। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, हमसे व्याख्या में कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, प्रिय विद्यार्थियों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार की गई थी। पुनः सुनेंगे। अगर हमसे पूछे कि भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, तो ये इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है। ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगर हमसे यह पूछे कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी या स्वतंत्र निकाय है कि नहीं, तो यह है। ठीक है, यह लोकसभा, राज्यसभा, सभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 25 जनवरी 1950 को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार की गई। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। हमसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है, कि हमारी सामाजिक संस्कृति की, ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना संविधान के किस भाग का हिस्सा है। ठीक है, क्या यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत बताया गया। ठीक है, ये देखिए प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं क्या यह संविधान की प्रस्तावना में इसकी चर्चा है या मूल अधिकारों में इसकी चर्चा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है, डीपीएसपी में है ये सारी चीजें कि मूल कर्तव्यों में है। प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना मूल कर्तव्यों में है। और किस अनुच्छेद में है, इसको आइए हम लोग देखते हैं व्याख्या में। ठीक है, हमसे ये कह रहे हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना संविधान के अनुच्छेद 51 का च के तहत मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। वस्तुतः स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग क
4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें यह देखना होगा कि जो मूल कर्तव्य थे ना, एक बार प्रश्न बना किसकी अनुशंसा पे, ठीक है, संविधान में संशोधन करके मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन सन कब था? 1976 में। ठीक है, 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा ये मूल कर्तव्य जोड़ा तो उसकी कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, लेकिन एक पुनः संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, उसमें क्या आता है सामने? ठीक है, यह 2002 में होता है। उसमें ये सामने आता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, अगर 6 से 14 वर्ष के कोई बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का क्या है? कर्तव्य निर्धारित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर हमसे पूछ ले कौन सा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, तो हम ये बता देंगे कि 2086वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछ रहा है किस वाद में, ठीक है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि क्या कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। क्या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, मिनरवा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ठीक है, गोलकनाथ बनाम बिहार राज्य। प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा मिनरवा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। अगर हमसे पूछे किस वाद में संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है, तो यह मिनरवा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, मिनरवा मिल्स, ठीक है, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। आधारभूत ढांचे, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में आया था। ठीक है, अगर हमसे पूछे, देखिए पुनः प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करते हैं। अगर हमसे यह पूछे कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचों का एक आवश्यक लक्षण है, यह किस वाद में बताया गया? तो मिनरवा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में बताया गया। ठीक है, अब देखिए हमसे ये पूछे कि भारतीय कृषि क्षेत्र में, ठीक है, हमसे पूछे कि भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, और हमें विकल्प ये दिया जा रहा है, ठीक है, कि खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रश्न में, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है, फिर भी बस शब्दावली के हेर फेर से यह प्रश्न कठिन हो गया है। प्रच्छन्न का अर्थ होता है कि छिपी हुई, ठीक है, प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? छिपी हुई। तो भारत में क्या है? भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की? तो छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, इसका उत्तर सही क्या होगा? सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, हमसे यह बताया जा रहा है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः प्रच्छन्न अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसी भूमि एवं
अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहता है। इसके कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, जो छिपी हुई प्रचंड बेरोजगारी का कारण बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बॉम्बे गोल्ड क्लब कप, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ठीक है, बॉम्बे गोल्ड कप, ठीक है, पुनः सुनेंगे, हमसे पूछ रहे हैं कि बॉम्बे गोल्ड कप, ठीक है, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। क्या टेबल टेनिस से है, भारोत्तोलन से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है। तो विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा, इसका संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रश्नगत विकल्पों में से बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। हॉकी खेल से संबंधित अन्य ट्रॉफियों में आगा खान कप, रंगा स्वामी कप, ठीक है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगा खान कप किससे संबंधित है? ठीक है, रंगा स्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ध्यानचंद कप, ठीक है, ध्यानचंद कप, ये सब क्या है? हॉकी खेल से संबंधित है। हमसे अगर पूछे बॉम्बे गोल्ड क्लब का संबंध, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है, तो बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछा जा रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित जो पथरी होती है निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है। क्या वह प्रोटीन का, ठीक है, क्या वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक है, प्रिय विद्यार्थी, जो पित्ताशय में उपस्थित पथरी होती है वो वसा का पाचन प्रभावित करती है। किसका पाचन प्रभावित करती है? वसा का पाचन प्रभावित करती है। पुनः मेरे साथ बोलिए कि पित्ताशय में उपस्थित जो पथरी होती है वो वसा के पाचन को प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं व्याख्या को। पित्ताशय में उपस्थित पथरी वसा का पाचन प्रभावित करती है। पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयव के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछा जाए पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसके पाचन को प्रभावित करती है, तो पित्ताशय में उपस्थित पथरी वसा के पाचन को प्रभावित करती है। हमारे सामने अगला प्रश्न है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि समृद्धि एक्सप्रेसवे, ठीक है, समृद्धि एक्सप्रेसवे संबंधित है। क्या यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है या तमिलनाडु से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, समृद्धि एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर हमसे पूछे समृद्धि एक्सप्रेसवे किससे संबंधित है, तो समृद्धि एक्सप्रेसवे किससे संबंधित है? समृद्धि एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, अगर हमसे यह पूछ ले एग्जामिनर कि समृद्धि एक्सप्रेसवे किससे संबंधित है, क्या वह आंध्र प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है, कर्नाटक से है कि तमिलनाडु से है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र से है। ठीक है, समृद्धि एक्सप्रेसवे का संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे कहा जा रहा है कि समृद्धि एक्सप्रेसवे का संबंध महाराष्ट्र से है। यह लगभग 701 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि समृद्धि एक्सप्रेसवे, ठीक है, कितने किलोमीटर लंबा है, तो 701 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 6 लेन 8 लेन तक विस्तार संभव है वाला निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है, लेकिन अभी क्या है, 6 लेन ही है इसमें, जो महाराष्ट्र के 2 नगरों मुंबई और नागपुर को जोड़ेगा। 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे राज्य के 10 जिलों से प्रत्यक्ष रूप से होकर गुजरेगा। इसमें ठाणे, नासिक, अहमदनगर, जालना, औरंगाबाद, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपुर प्रमुख है। आधिकारिक तौर पर इसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि किस राज्य ने
अंकुर योजना का शुभारंभ किया? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे करंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? क्या मध्य प्रदेश ने किया? ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं क्या मध्य प्रदेश ने किया, या फिर किसने किया? पंजाब ने किया, या केरल ने किया, या राजस्थान ने किया? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा कि मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया। पुनः सुनिए, किस राज्य में अंकुर योजना का शुभारंभ हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य में अंकुर योजना का शुभारंभ हुआ। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या पे आते हैं। ठीक है, 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, मई 2021 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने पर सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार वृक्षारोपण की पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए प्राणवायु पुरस्कार प्रदान करेगी। योजना का उद्देश्य वृक्षारोपण हेतु अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि अंकुर योजना की शुरुआत किसने किया, तो अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया। अच्छा, अंकुर योजना में था क्या? तो ये था ना कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई नागरिक है, ठीक है, वो मानसून के समय पेड़ लगा रहा है, वृक्ष लगा रहा है, ठीक है, तो राज्य सरकार क्या है, उसे सम्मानित करेगी और उसे प्राणवायु पुरस्कार देगी। ठीक है, प्राण वायु पुरस्कार देगी। योजना का उद्देश्य वृक्षारोपण हेतु अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है किससे प्रश्न है? पुस्तक से है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए हमने एक वीडियो लेक्चर तैयार किया जिसमें सभी पुस्तक, ठीक है, आधुनिक काल के जितने महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी के पुस्तक थे जो ब्रिटिश काल में लिखे गए और जिनसे एक प्रश्न तो पूछा ही है। ठीक है, 6 चरण में, ठीक है, 6 पेपर हुए थे लगभग और 6 पेपर में एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न करके पूछा गया है। तो इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है जिसे आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में उसको, इसी के प्लेलिस्ट में उसको अपलोड कर दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? ठीक है, हमसे अगर पूछे द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल कुंबले हैं, राहुल द्रविड़ है, डब्ल्यू वी रमन है, कृष्णमाचारी श्रीकांत है। प्रिय विद्यार्थियों, डब्ल्यू वी रमन जो महिला क्रिकेट टीम के कौन थे? कोच थे। उनकी पुस्तक है द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर। ठीक है, उनकी पूरी पुस्तक का नाम क्या है? द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर पुस्तक की रचना किया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच डब्ल्यू वी रमन ने द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक में लेखक ने खेल के क्षेत्र में नेतृत्व के महत्व पर बल दिया है। अब हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। ठीक है, मतलब सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। ठीक है, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। सतत चर की, गुणात्मक चर की, असंतत चर की, यहाँ असतत चर होगा, असतत चर की गुणात्मक और असंतत चर दोनों की। ठीक है, तो विद्यार्थियों सुनिएगा ध्यान से, हमसे पूछ रहे हैं कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु उदाहरण है। किस चीज की? सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु उदाहरण है। क्या सतत चर की, गुणात्मक चर की है, असंतत चर की है, या गुणात्मक और असंतत चर दोनों की है? तो विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु उदाहरण है सतत चर की। किसकी? सतत चर की। सतत चर की सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु उदाहरण है सतत चर की। अब हम लोग आते हैं व्याख्या पर। हमसे ये कहा जा रहा है कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक सतत चर कंटीन्यूअस वेरिएबल का उदाहरण है। वस्तुतः आयु एक सतत चर है क्योंकि वह किसी भाग से दशमलव स्थान के साथ कोई भी मान ले सकती है। यदि आप किसी की जन्म तिथि जानते हैं तो आप उसकी सही उम्र की गणना कर सकते हैं जिसमें वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड आदि शामिल हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु, ठीक है, उदाहरण है तो सतत चर की हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि
यदि प्रसरण 4 हो, ठीक है, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि यदि प्रसरण क्या हो, 4 हो, ठीक है, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन होगा, ठीक है, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन होगा, ठीक है, मानक विचलन कितना होगा, 2 होगा। यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन होगा क्या, 2 होगा, ठीक है, 2 बटा औसत माध्य होगा, या 8 होगा या 16 होगा। तो यदि प्रसरण 4 हो, ठीक है, प्रसरण 4 हो तो इसका मानक विचलन कितना होगा, 2 होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। अब देखिए व्याख्या में कह रहा है कि मानक विचलन बराबर प्रसरण, हाँ, करड़ी में प्रसरण, ठीक है, हमसे कह रहा है कि मानक विचलन बराबर करड़ी में प्रसरण, ठीक है, तो मानक विचलन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि प्रसरण 4 होने पर मानक विचलन कितना होगा, 2 होगा। प्रसरण 4 होने पर मानक विचलन कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा शिक्षण है जो सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या स्वानुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा कक्षांतर क्रिया, पैनल शिक्षण। प्रिय विद्यार्थी, इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार में, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से छात्र और अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र व अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण से छात्र और अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र व अध्यापक जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण प्रयास अवसर मिलता है, ठीक है। हमारे सामने अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। हमसे पूछ रहे हैं कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है। विश्वसनीयता, वैधता, आत्मनिष्ठता, ठीक है, विश्वसनीयता और वैधता दोनों। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता और वैधता दोनों, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्या विशेषता है, तो उसकी विशेषता है विश्वसनीयता और वैधता दोनों, ठीक है। अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता विश्वसनीयता और वैधता दोनों है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित है। हमसे कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण से निष्पक्ष और आसानी से स्कोर किया जाता है। निबंध परीक्षण की तुलना में जवाब देने में कम समय लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है, तो हम ये बताना होगा कि विश्वसनीयता और वैधता दोनों जो है इसकी विशेषता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर के प्रश्न पर, 15 नंबर के प्रश्न पर। हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, मतलब निगेटिव खोजना है हमको, ठीक है। कौन सा कह रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, मध्यमान, ठीक है, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, विस्तार, ठीक है, विस्तार, ठीक है। देखिए हमसे पूछा कि कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, तो मध्यमान भी है केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, लेकिन जो विस्तार लिख रखे हैं ना, ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, ये नेगेटिव है। अब इनको हम निकाल के बाहर करते हैं। करें प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से केंद्रीय प्रवृत्ति में विस्तार शामिल नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन तीन मापों द्वारा किया जाता है। इन मापों को मध्यमान या माध्य कहते हैं, माध्यिका तथा बहुलक कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि इसमें विस्तार शामिल नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के क्या है, 3 मापों द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन किया जाता है। पहला क्या है, मध्यमान है, माध्यिका है और बहुलक है, ठीक है। अच्छा, मध्यमान को ही माध्य भी बोल देते हैं। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रिय विद्यार्थियों हमसे यह पूछा जा रहा है कि पहला ईमेल किसने भेजा था, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं आईसीटी से प्रश्न कि पहला ईमेल किसने भेजा था।
टिम बर्नस ने भेजा, ली ने भेजा था कि रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने भेजा था, स्कॉट फॉरमैन ने भेजा था या चार्ल्स बेबेज ने भेजा था। प्रिय विद्यार्थियों पहला ईमेल किसने भेजा था? रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि पहला ईमेल किसने भेजा था तो रेमंड सैमुअल टॉम लिंसन ने भेजा था। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि पहला ईमेल किसने भेजा था तो रेमंड सैमुअल टॉम लिंसन ने भेजा था। ठीक है, ईमेल ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। दुनिया का पहला ईमेल वर्ष 1971 में अमेरिका के रेमंड सैमुअल टॉम लिंसन नामक इंजीनियर ने एक ही कमरे में रखे दो कंप्यूटर के बीच भेजा था। इन्हें ईमेल सेवा का जनक कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे आगे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि ईमेल सेवा का जनक कौन है, तो इसका भी सही उत्तर होगा रेमंड सैमुअल टॉम लिंसन। कब किया इसका प्रयोग? 1971 में। कहा? तो अमेरिका में। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस किस एक को कहा जाता है। मतलब ये चार विकल्प दिए गए हमें, हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से, ठीक है, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को कहा जाता है। मतलब जंक ईमेल किसे कहा जाता है? ठीक है, स्पैम को, स्पूल को, स्पूफ को, ठीक है, स्पूफ को या आउटबॉक्स को। प्रिय विद्यार्थी जंक ईमेल, ठीक है, स्पैम को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम पूछे कि जंक ईमेल किसे कहा जाता है तो स्पैम को कहा जाता है। जंक ईमेल किसे कहा जाता है? अगर हमसे पूछे एग्जामिनर की जंक ईमेल किसे कहा जाता है तो प्रिय विद्यार्थियों आपको तुरंत बताना होगा, प्रिय विद्यार्थियों आपको तुरंत बताना होगा कि स्पैम को, ठीक है, स्पैम को क्या कहा जाता है तो स्पैम को जो है जंक ईमेल कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं बड़े अच्छे ढंग से। हमसे ये कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से स्पैम को जंक ईमेल कहा जाता है। इसके द्वारा अवांछित ईमेल अनेक व्यक्तियों को उनके ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है। स्पैम भेजने वाला विभिन्न स्रोतों से ईमेल एड्रेस प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त करता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे पुनः पूछ रहे हैं कि एक डिस्क को, ठीक है, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक डिस्क को, मान लीजिए कोई डिस्क है, ठीक है, उसको दो पार्ट में का ट्रैक, ठीक है, अगर ट्रैक में बांट दिया जाए और सेक्टर में बांट दिया जाए, ठीक है, एक डिस्क है उसको ट्रैक और सेक्टर में अगर बांट दिया जाए फिर विद्यार्थियों तो हमसे यह पूछ रहे हैं कि इसे क्या कहा जाएगा। क्या इसे अलॉटिंग कहा जाएगा, फॉर्मेटिंग कहा जाएगा, क्रैशिंग कहा जाएगा या ट्रैकिंग कहा जाएगा। अगर एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब हम लोग व्याख्या को देखेंगे बड़े अच्छे ढंग से कि व्याख्या में हमसे क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक डिस्क को, ठीक है, व्याख्या में क्या कह रहा है, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। वस्तुतः जब कोई डिस्क निम्न स्तरीय प्रारूप से गुजरती है तो इसे ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। एक ट्रैक सामान्यतः हार्ड डिस्क पर संग्रहित जानकारी की सबसे छोटी व्यक्तिगत रूप से पता योग्य इकाई होती है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। फिर विद्यार्थियों हमसे यह पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, रेनॉल्ड बी जॉनसन, पी जॉनसन, एल्बर्ट जॉनसन, डी जॉनसन। मतलब जॉनसन तो है लेकिन अब केवल हमें जॉनसन ही नहीं जानना होगा, उनके आगे और क्या लिखा गया है इसे भी जानना होगा। ठीक है, तो अब हार्ड डिस्क का आविष्कार पूछ ली, इसके पहले पूछे कि एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या, तो फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया। क्या रेनॉल्ड बी, ठीक है, रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया, पी जॉनसन ने किया, ठीक है, या फिर बी जॉनसन ने किया। प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा
रेनॉल्ड बी जॉनसन। ठीक है, आर बी जॉनसन ने क्या किया? आर बी जॉनसन ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क की खोज की थी या आविष्कार किया था। ठीक है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 ईस्वी में रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया था। मेरे साथ आप पुनः बोलिए कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया? तो रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया। तो विद्यार्थियों आपको पुनः बोलना होगा कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया? तो रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि किसे हार्ड डिस्क का जनक कहा जाता है, तो रेनॉल्ड बी जॉनसन को हार्ड डिस्क का जनक कहा जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। दुनिया की पहली मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का नाम रैमेक रैमेक रखा गया था। ठीक है, दुनिया की पहली मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का नाम रैमेक रखा गया था। प्रिय विद्यार्थियों अगर आपसे पूछे कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया, आर बी जॉनसन ने किया। ठीक है, आपको ये बताना होगा कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया? तो रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया। अगर आपसे ये पूछे कि एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न आईसीटी से यह भी प्रश्न। फिर विद्यार्थियों इस पार्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए यहाँ से ढेर सारे प्रश्न और टेक्निकल प्रश्न हैं। ठीक है, ये पढ़ने पे ही सही हो सकते हैं। गूगल स्कॉलर है। ठीक है, गूगल स्कॉलर है, पब्लिशिंग टूल, वेब ब्राउजर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। ठीक है, फिर विद्यार्थियों हमसे पूछा गूगल स्कॉलर। ठीक है, देखिए गूगल होता तो सब लोग वेब ब्राउजर लगा देते। अब देखिए वहां पे उसने लिख दिया गूगल स्कॉलर है। ठीक है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, अगर हमसे पूछे गूगल स्कॉलर क्या है, तो वेब ब्राउजर है। ठीक है, गूगल स्कॉलर एक वेब ब्राउजर है। यह विभिन्न प्रकाशन प्रारूपों और विषयों में विद्यापूर्ण साहित्य के संपूर्ण पाठ को अनुक्रमित करता है। फिर विद्यार्थियों हमसे अगर पूछे गूगल स्कॉलर है तो क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, गूगल स्कॉलर है तो वेब ब्राउजर है। फिर विद्यार्थियों हमसे यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? प्रिय विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपसे यह पूछे कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? प्रिय विद्यार्थियों ठीक है, किसने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? तो इसका सही उत्तर होगा कि आइंस्टीन ने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है कथन अल्बर्ट आइंस्टीन का है। मार्गरेट मीड का कथन है यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हमारे पास समाज नहीं होगा। इसी तरह मार्ली मैटलिन का कथन है पृथ्वी हमारी नहीं हम पृथ्वी के हैं। तो विद्यार्थियों अगर हमसे यह पूछे कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अल्बर्ट आइंस्टीन का होगा। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि किसने कहा कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, तो इसका सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों हमसे यह पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्या अरुंधति राय ने प्रारंभ किया था, मेधा पाटकर ने प्रारंभ किया था, इला भट्ट ने प्रारंभ किया था या सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था? तो विद्यार्थियों अगर हमसे यह पूछे कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो सुंदर लाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ सुंदर लाल बहुगुणा ने किया था जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थे। यह आंदोलन 1973 में भारत के उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों के चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया। इसलिए इस आंदोलन को चिपको या वृक्षों के आलिंगन आंदोलन कहा जाता है। जैसे कभी हमसे पूछ ले कि वृक्षों के आलिंगन आंदोलन से कौन संबंधित था, तब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में गौरा देवी, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट भी शामिल थे। प्रिय विद्यार्थियों ये आंदोलन कब शुरू हुआ? 1973 को शुरू हुआ सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है
23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव आ गया, नहीं है। लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, स्तर विन्यास। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, लिंग अनुपात भी जनसंख्या का लक्षण है, जन्म दर भी, मृत्यु दर भी, लेकिन जो स्तर विन्यास इन्होंने लिख रखा है ना, ये जनसंख्या का लक्षण नहीं है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से स्तर विन्यास जनसंख्या का लक्षण नहीं है, जबकि लिंग अनुपात, जन्म दर एवं मृत्यु दर जनसंख्या के लक्षण में शामिल है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है, और यह प्रश्न पुनः अगर रिपीट होता है और कहे लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, स्तर विन्यास, तो स्तर विन्यास जनसंख्या का लक्षण नहीं है। स्तर विन्यास जनसंख्या का लक्षण नहीं है। अब देखिए हमसे व्याख्या में अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, हमसे प्रश्न अगला ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं ना कि एक देश है, ठीक है, एक देश है, विद्यार्थियों से ये पूछा जा रहा है एक देश है जो तांबा खनिज संसाधन से वंचित है, मतलब एक इसमें 4 विकल्पों में से एक ऐसा देश है जहां तांबा खनिज संसाधन नहीं उपलब्ध है। ठीक है, तो पेरू, पोलैंड, जाम्बिया, पुर्तगाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। प्रश्नगत देशों में पुर्तगाल तांबा खनिज संसाधन से वंचित है। तांबा में क्या है, पुर्तगाल में यहाँ पे तांबा खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर बात करें पेरू, पोलैंड, जाम्बिया में ताम्र खनिज के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से देश में तांबा खनिज संसाधन वंचित है, तो इन 4 विकल्पों से पुर्तगाल ऐसा देश है जहां तांबा खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उससे वह वंचित है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे यह पूछ रहे हैं कि वायुमंडल की मध्यमंडल परत, ठीक है, धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमसे क्षोभ मंडल की बात कर नहीं रहे, हमसे क्या बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल किस क्षेत्र से, मतलब किस क्षेत्र से, किस ऊंचाई से और किस ऊंचाई तक फैली हुई है। क्या 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर, या 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर, या 28 से 45 किलोमीटर। प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा क्या, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर। ठीक है, मध्यमंडल परत। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि मध्यमंडल परत धरती सतह से कितनी ऊंचाई, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा कि 50 किलोमीटर से। ठीक है, 50 किलोमीटर से कितना, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा क्षोभ मंडल होता है। ठीक, क्षोभ मंडल के बाद क्या है, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद क्या है, ठीक है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल के बाद क्या है, हाँ, तो मध्य मंडल के बाद हमारा आयन मंडल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल है, और सबके क्षेत्र हैं, सबके किलोमीटर निर्धारित हैं जैसे। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, व्याख्या में क्या बता रहे हैं हमें। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की मध्य मंडल परत धरती सतह से लगभग 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैली है। कितना, 50 से 85 किलोमीटर तक फैली है, कौन सा, मध्य मंडल। ठीक है, और वायुमंडल को तापमान व अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे जो मंडल है हमारा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। ठीक है, अब वायुमंडल की संरचना आप लोग देख लीजिए, देखिए ये जो है बता रहे हैं कि क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल बता रहे हैं। ठीक, क्षोभ मंडल, फिर बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर तक क्या है, समताप मंडल है। ठीक है, मध्य मंडल 50 किलोमीटर से कितना बता रहे हैं, मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। ठीक है, और 80 किलोमीटर से 408 किलोमीटर बहिर्मंडल का क्षेत्र बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। तो विद्यार्थियों हमसे पूछ रहे हैं कि भारत में समुद्री या मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, सुंदरवन में, चिल्का झील में, मन्नार की खाड़ी में। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि भारत में समुद्री या मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है,
तो कक्ष की खाड़ी में, ठीक है, अगर हमसे यह पूछे कि भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है तो कक्ष की खाड़ी में अवस्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि भारत में, ठीक है, भारत में समुद्री मरीन, ठीक है, समुद्री मरीन, ठीक है, मरीन यह राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो प्रिय विद्यार्थियों यह जो है कक्ष की खाड़ी में, ठीक है, कक्ष की खाड़ी मतलब गुजरात, कक्ष की खाड़ी में उपस्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे यह प्रश्न पूछा जाए, प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है, तो भारत में समुद्री या राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है, कक्ष की खाड़ी में स्थित है, कक्ष की खाड़ी में स्थित है। भारत में समुद्री मरीन या राष्ट्रीय पार्क कक्ष की खाड़ी, ठीक है, कक्ष की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान जामनगर जिले में कक्ष की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसे मुख्यतः समुद्री वनस्पतियों को आश्रय देने और संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि भारत में समुद्री, ठीक है, यह मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है, तो कक्ष की खाड़ी में अवस्थित है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछ रहे हैं 27 नंबर के प्रश्न पे ध्यान से देखिए। हमसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है, हमसे यह पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध सित्तानवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, हमसे यह पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं, हमसे पूछ रहे हैं कि सित्तनवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ अवस्थित है, क्या वह कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, उड़ीसा में है या फिर तमिलनाडु में है। तो सित्तनवासल गुफाएं, ठीक है, सित्तनवासल गुफाएं कहाँ पे हैं, तो सित्तनवासल गुफाएं कहाँ पर हैं, तो वासल गुफाएं कहाँ पे है, तमिलनाडु में। प्रिय विद्यार्थियों हमें पुनः ध्यान देना होगा, अगर हमसे पूछे कि प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं तमिलनाडु में है। सितन तमिलनाडु, सितन तमिलनाडु, सित्तनवासल की गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, व्याख्या को देखते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर आएंगे। हमसे व्याख्या में ये बता रहे हैं कि प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ये गुफाएं जैन मंदिर या जैन धर्म से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों आगे यह भी प्रश्न बन सकता है कि प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं जो कि तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ विभिन्न जैन तीर्थंकरों, अर्धनारीश्वर एवं पल्लव शासक महेंद्र वर्मन तथा उसकी महेंद्र वर्मन प्रथम तथा उसकी रानी का चित्र प्राप्त होता है। जैन धर्म से संबंधित कला का प्रारंभिक उदाहरण यहाँ से प्राप्त हुआ है। सित्तनवासल गुफाओं की खोज फ्रांसीसी शोधकर्ता ध्रुविल ने की थी। ठीक है, अब यह भी प्रश्न बन सकता है कि सित्तनवासल गुफाओं की खोज किसने की थी, तो फ्रांसीसी शोधकर्ता थे, ध्रुविल ने की थी। प्रिय विद्यार्थियों हमारे सामने अगला प्रश्न है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में कौन सी, ठीक है, में से कौन कांचीपुरम का शासक था। पुनः सुनेंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है कि सम्राट समुद्रगुप्त के काल में, ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था। प्रिय विद्यार्थियों हमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि जब सम्राट समुद्रगुप्त था तो उसके काल में, ठीक है, कांचीपुरम का शासक कौन था। क्या हस्तिवर्मन थे, मंतराज थे, विराग्यराज थे या विष्णुगुप्त थे। प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा विष्णुगुप्त थे। ठीक है, सम्राट, ठीक है, विष्णुगुप्त थे सम्राट समुद्रगुप्त के काल में। ठीक है, कांचीपुरम का शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त थे। प्रिय विद्यार्थियों आपको याद करना होगा, मेरे साथ पुनः दोहराइए कि सम्राट समुद्रगुप्त के काल में, ठीक है, कांचीपुरम का शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। सम्राट समुद्रगुप्त के समय में कांचीपुरम का जो शासक था वो कौन था, वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में
कांचीपुरम का शासक विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त कांची के पल्लव वंश का शासक था। इसका उल्लेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, इसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे ये पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है, तो हरिसेन जी का है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसका है, हरिसेन जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे ये पूछ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों कि साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। क्या यह तमिलनाडु में स्थित है, या फिर महाराष्ट्र में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, या प्रिय विद्यार्थियों यह जो है केरल राज्य में स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि साइलेंट वैली एक साधारण उष्ण कटिबंधीय वन का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही प्रश्न बना सकता है कि साइलेंट वैली उदाहरण है एक साधारण उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय। देखिए ऐसे भी प्रश्न बना सकता है, लेकिन अभी हमसे ये पूछ रहे हैं कि साइलेंट वैली सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा वह केरल में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल राज्य के पलक्कड़ या पालघाट जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें लायन, पूंछ वाले मकाक, नीलगिरी लंगूर, बोनट मकाक, उड़ने वाली गिलहरी आदि हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे सामने अगला प्रश्न है। हमसे ये पूछा जा रहा है हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि मुगल शासक आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई। मतलब शाह आलम ने, ठीक है, शाह आलम जो एक मुगल शासक था, उसने अरसलान ए जंग की उपाधि किसे दी। ठीक है, अरसलान ए जंग क्लाडी मार्टिन, ठीक है, क्लाडी मार्टिन को, या रॉबर्ट क्लाइव को, या फिर एंटोनी पोलियर को, या शाह आलम द्वितीय को। तो विद्यार्थियों, मुगल शासक जो शाह आलम था वो अरसलान ए जंग की उपाधि किसे देता है, तो पोलियर को, एंटोनी पोलियर को वह क्या कहता है, मुगल शासक शाह आलम तो अरसलान ए जंग की उपाधि देता है। तो विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा एंटोनी पोलियर। ठीक है, एंटोनी पोलियर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, एंटोनी पोलियर। ठीक, अगर हमसे यह पूछे कि मुगल शासक शाह आलम, ठीक है, शाह आलम अरसलान ए जंग की उपाधि किसे दिया, तो एंटोनी पोलियर को। ठीक है, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि एंटोनी पोलियर को दी गई थी। ये स्विस कला संग्राहक, सैन्य इंजीनियर तथा कुशल सैनिक भी थे। इनका जन्म फ्रांस के लॉजिन में हुआ था, जो धर्म युद्ध से बचने के लिए स्विट्जरलैंड चले गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पुनः इस प्रश्न को पढ़ के जाएंगे कि मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी, तो एंटोनी पोलियर को। प्रिय विद्यार्थियों, अरसलान ए जंग की उपाधि किसे दी गई, एंटोनी पोलियर को। किसने दिया, तो शाह आलम ने दिया। ठीक है, आज हम लोग जो है 2021 के जितने 6 प्रश्न पत्र हुए थे सभी को हल कर लिया। अब इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के परीक्षाओं के सभी जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। जय गुरु।